नमस्कार। अक्षर एकेडमी में फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं पुष्पेंद्र पांडे। अभी कुछ दिनों से मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था, तबीयत मेरी थोड़ी खराब थी। अब थोड़ी तबीयत ठीक हो गई है तो फिर से वीडियो आने शुरू हो जाएंगे। और जो लगातार वीडियो देखते रहने के लिए जो है आपको उसको अधिक से अधिक शेयर करते रहना होगा, जैसा कि पहले भी मैंने आप लोगों को कहा है। पिछले वीडियो में हमने निर्वाचन के बारे में पढ़ा था। आज उसी वीडियो को अपन क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे और भी देखेंगे निर्वाचन के बारे में। तो आज के वीडियो में अपन क्या देखते हैं, निर्वाचन की प्रक्रिया के बारे में देखते हैं। किसके बारे में देखते हैं? निर्वाचन की प्रक्रिया कैसे चलती है, निर्वाचन की प्रक्रिया उनमें देखते हैं। तो सबसे पहले निर्वाचन की घोषणा की जाती है, यानी अधिसूचना जारी की जाती है। जो निर्वाचन की अधिसूचना है वो राज्यपाल के माध्यम से निर्वाचन की अधिसूचना घोषित करती है। चुनावी आचार संहिता का जो पहले से निर्माण हो चुका होता है वो आचार संहिता घोषित कर दी जाती है। इसके बाद चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो जैसे चुनाव वगैरह के डेट शुरू होंगे, राज्य निर्वाचन आयोग के माध्यम से निर्वाचन की प्रक्रिया क्या मानी जाएगी, प्रारंभ होगी। जैसे यानी जिस दिन तिथि घोषित कर दी जाएगी, निर्वाचन की तिथि घोषित कर दी जाती है, उसी दिन से माना जाता है कि जो आचार संहिता है वो अपने को क्या कहा जाता है, लागू कर दिया जाता है। अब आचार संहिता लागू हो जाने के बाद नामांकन की प्रक्रिया होती है। किसकी प्रक्रिया होती है? नामांकन की प्रक्रिया। नामांकन का मतलब है कि प्रत्याशी जो होंगे, जो उम्मीदवार होंगे, यानी चुनाव में जो हिस्सा ले रहे हैं, वो चुनाव में हिस्सा लेने के अपना फॉर्म वार्म भरना प्रारंभ कर देते हैं। तो जो नामांकन की प्रक्रिया होती है वो अधिसूचना के 8 दिन के भीतर होती है। यानी जिस दिन चुनाव वगैरह की तिथि घोषित की जाएगी, यानी जिस दिन आचार संहिता लगता है उसके 8 दिन के भीतर हमको क्या करना पड़ता है, नामांकन, यानी सारे उम्मीदवारों को नामांकन फॉर्म भरना होता है। ये नामांकन फॉर्म उनको कहां से मिलेगा? उम्मीदवार रिटर्निंग ऑफिसर से प्रारूप प्राप्त कर सकते हैं। यानी किस प्रारूप में फॉर्म भरना है, निर्धारित प्रारूप में फॉर्म भरना होता है, वरना उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो उनको निर्धारित प्रारूप में भरने के लिए एक फॉर्म लेना पड़ता है, नामांकन फॉर्म जिसे कहते हैं, और रिटर्निंग ऑफिसर से लेना पड़ता है। जैसा कि मैंने आपको रिटर्निंग ऑफिसर बता भी दिया कि रिटर्निंग ऑफिसर कौन बन सकता है। नायब तहसीलदार भी हो सकता है, एसडीएम भी यानी डिप्टी कलेक्टर रैंक का कोई व्यक्ति भी हो सकता है, और तहसीलदार जो जिन्ना निर्वाचन अधिकारी होगा, जो कलेक्टर जिसको रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में जिनको नियुक्त करेगा, वो व्यक्ति क्या बन सकते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त होते हैं। तो वहां से वो क्या कर सकते हैं, फॉर्म ले सकते हैं। और फॉर्म को कितने दिन के अंदर भरना है? 8 दिवस के अंदर उनको फॉर्म भर के सबमिट कर देना है। ठीक। तो उम्मीदवार किससे फॉर्म लेते हैं? रिटर्निंग ऑफिसर से। कितने दिन के भीतर फॉर्म भरना होता है, नामांकन करना होता है? 8 दिन के भीतर। नामांकन का प्रारूप का निर्धारण राज्य निर्वाचन आयोग करता है। यानी जो प्रारूप होगा, माने किस सिस्टम से फॉर्म को भरना है, इसका निर्धारण कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक। अब इनका जो प्रारूप है ये पहले से तय है। वो कहां दिया गया है? प्रारूप जो है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम, जो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम का निर्माण किया गया है, जिसे अपन पढ़ रहे हैं, उस अधिनियम के परिशिष्ट क में, जो सबसे लास्ट में परिशिष्ट दिया हुआ है, उसका में पंच का निर्वाचन, परिशिष्ट 4 ख में सरपंच का निर्वाचन, परिशिष्ट 4 ग में जनपद सदस्य का, और परिशिष्ट 4 घ में जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन की प्रक्रिया के बारे में और उनके नामांकन फॉर्म के बारे में बताया गया है। यानी कि आप मोटे तौर पर इतना याद रखिएगा, जो परिशिष्ट नंबर 4 है उनमें नामांकन फॉर्म दिया गया है। परिशिष्ट नंबर कौन सा होगा? 4 होगा। क ख ग घ से याद रखिएगा, क सरपंच का है, सॉरी क जो है पंच का है, ख जो है सरपंच का है, जनपद का ग है, और घ किसका है? आपका जिला पंचायत का। तो प क ख ग घ ये सब होते हैं। ये नामांकन के साथ में शपथ पत्र देना होता है। शपथ पत्र का मतलब देना होता है कि जो भी जानकारी भरी जा रही है, यानी मेरे द्वारा जो जानकारी दी जा रही है वो पूर्णतः सत्य है और उसको मैं प्रमाणित करता हूं, ये शपथ पत्र कहलाता है। तो सारे लोगों को शपथ पत्र देना पड़ता है। ध्यान रखना होगा आपको, केवल पंच को शपथ पत्र नहीं देना पड़ता है। इसको कई बार पूछा भी हुआ कि पंच को शपथ पत्र नहीं देना पड़ता है, अपने क्लेरिफिकेशन नहीं देना पड़ता है, बाकी सारे लोगों को शपथ पत्र देना पड़ता है। यानी एक स्टाम्प पेपर में लिख कर देते हैं कि जो भी जानकारी दी जा रही है उनके द्वारा वो सारी जानकारी सत्य है, और किसी तरह की अगर कोई इसमें कपटपूर्ण व्यवहार पाया गया या छल पाया गया या किसी तरह का जो है कूट रचना पाया गया तो उनकी जो सदस्यता है वो रद्द की जा सके, ये शपथ पत्र में भरा जाता है। तो क्या क्या ध्यान रखना है कि चुनाव का शुरुआत नामांकन प्रक्रिया से माना जाता है। अधिसूचना के 8 दिन के भीतर नामांकन होगा। नामांकन की प्रक्रिया रिटर्निंग ऑफिसर से फॉर्म ले सकते हैं। फॉर्म का प्रारूप कहां दिया गया है? 4 परिशिष्ट 4 में दिया गया है। जो नामांकन प्रारूप का निर्धारण करता है वो कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग। और उसके लिए क्या बनाया गया है? छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम, जो हम पढ़ रहे हैं। फिर जो नामांकन फॉर्म भरा जाएगा, शपथ पत्र के साथ में जो पंच होंगे, सरपंच होंगे, उनको
क्या दिया जाएगा, एक जमानत राशि भी देनी भरती है। जवान जैसे कई बार जमानत राशि भी पूछता है। तो जमानत राशि पंच के लिए 50 रुपए है, सरपंच के लिए 1000 रुपए है, जनपद सदस्य के लिए 2000 रुपए है और जिला पंचायत सदस्य के लिए 4000 रुपए है। ये सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए, यानी जो जनरल कैटेगरी में जो फॉर्म भरते हैं वो 50 रुपए, सरपंच के लिए 1000 रुपए, जनपद सदस्य के लिए आपका 2000 रुपए और जबकि जिला सदस्य के रूप में 4000 रुपए फॉर्म भरना पड़ेगा। वहीं पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति और ओबीसी के लिए 50% का छूट रहेगा। मतलब अगर वो एसटी सदस्य है, एससी सदस्य है तो 25 रुपए लगेगा, सरपंच के लिए 1000 रुपए लगता है तो उनको 500 रुपए लगेगा, जनपद सदस्य के लिए 2000 रुपए तो उनको 1000 रुपए लगेगा और जिला पंचायत के लिए सदस्य। तो आप इनको याद रखिएगा, 50,000, 2000 और 4000 ये जनरल के लिए है, 50 रुपए पंच के लिए, 1000 रुपए सरपंच के लिए, 2000 रुपए जनपद के लिए और जिला के लिए 4000 रुपए। अगर वो एसटी एससी और ओबीसी है तो 50% का छूट है, उनको 50% राशि क्या करनी पड़ेगी, जमा करनी पड़ेगी। ध्यान रहेगा। फिर ये सब जो नामांकन वगैरह है, नामांकन फॉर्म वगैरह है, निर्धारित प्रारूप पे भरने वाला है, वो सारा कुछ भरने के बाद वो कहां जमा कर देते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर के पास ही वो नामांकन फॉर्म फिर जमा कर दिया जाता है। फिर से नामांकन फॉर्म वही जमा हो गया। अब निर्धारित समय में नामांकन जमा होने के बाद एक जो रिटर्निंग ऑफिसर होगा उनको एक टाइम ड्यूरेशन देगा, उस निर्धारित समय में अपना नाम वापस ले सकते हैं। अगर वो लेना चाहे तो उनको क्या करना पड़ता है, कारण बताने की आवश्यकता नहीं होती है, बिना कारण भी नाम क्या कर सकते हैं, अपनी वापस ले सकते हैं। यानी उनको निर्धारित समय में वो नाम वापस ले लेंगे। अगर नाम नहीं हुआ, अगले चरण में अगर नाम वापसी नहीं हो पाया तो फिर जो निर्वाचन आयोग होगा वो चुनाव चिन्हों का आवंटन करेगा और इसी दिन से प्रचार शुरू हो जाएगा। क्या शुरू हो जाएगा, चुनाव चिन्हों का आवंटन शुरू हो जाएगा। और जब चुनाव चिन्ह का आवंटन हो जाएगा तो अपने चुनाव चिन्ह के आधार पर वो क्या कर देंगे, आवंटन कर देंगे। ध्यान रखिएगा, इनके चुनाव चिन्ह क्या होते हैं, तो इनके जो चुनाव चिन्ह होते हैं वो असल में जो पंचायत चुनाव होते हैं वो दल के आधार पर नहीं होते, इसलिए इनके शायद जितने भी पंचायत चुनाव में जितने भी निर्वाचन चिन्ह होंगे वो कैसा होगा, किसी का बैलगाड़ी छाप, किसी का सीढ़ी छाप, किसी का चश्मा छाप, किसी का हैंडपंप छाप, वो दलीय आधार पर, यानी दल का चुनाव न होने की वजह से दलीय आधार, यानी जो कांग्रेस का, बीजेपी का, इनके आधार पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। तो इसी दिन चुनाव चिन्ह का यानी नाम वापसी के बाद चुनाव चिन्ह का आवंटन और आवंटन के बाद फिर प्रचार शुरू। फिर क्या होगा, फिर मत पत्र रखे जाएंगे। तो मत पत्रों के कलर डिसाइड होते हैं। जैसे अभी बार जो नगरीय चुनाव हो रहे हैं वो नगरीय चुनाव ईवीएम के माध्यम से किए गए हैं। ठीक है, अभी क्या किए गए हैं, नगरीय चुनाव ईवीएम के माध्यम से करवाए गए हैं। लेकिन जो पंचायत का चुनाव होता है वो किस माध्यम से होता है, मत पत्रों के माध्यम से होता है। और मत पत्रों का कलर कैसा होगा, ये कलर परिवर्तनीय भी होगा। अलग अलग वर्गों के अलग अलग कलर भी होते हैं, ये परिवर्तनीय होगा। यानी जो परिवर्तन कौन कर सकता है, जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो उसको परिवर्तन भी कर सकता है। लेकिन इससे पहले 2019 में, 2023 में और अभी जो 2025 में जो चुनाव होने वाले हैं, हो रहे हैं, उन चुनावों में सेम व्यवस्था रही है, बदला नहीं गया है। यानी पंच के लिए सफेद, कई बार पूछता है इनको, तो पंच के लिए सफेद मतपत्र होंगे, सरपंच के लिए नीला मतपत्र होगा, जनपद सदस्य के लिए पीला और जिला पंचायत सदस्य के लिए क्या, गुलाबी मतपत्र होगा। इन मतपत्रों को भी ध्यान रखिएगा। सफेद किसका है, पंच का है, नीला है सरपंच का, पीला है जनपद का और गुलाबी जो है वो जिला पंचायत सदस्य का है। जो पंचायत चुनाव है, ध्यान रखिएगा, यहां कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ये जो है ये किसके बारे में बताया गया है, ये पंचायत यानी नगरीय निकायों के लिए बताया गया है। नगरीय निकायों के जो चुनाव होंगे वो ईवीएम के माध्यम से हो रहे हैं, लेकिन जो पंचायत चुनाव होंगे वो किसके माध्यम से होंगे, मत पत्रों के माध्यम से होंगे। मत पत्रों का कलर आपको याद रखना होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर जो छत्तीसगढ़ में जो चुनाव हो रहे हैं, मतदान वो निर्धारित तिथि को होगा। यानी जो जिस दिन क्या घोषणा की जाती है, आचार संहिता की घोषणा की जाती है, उसी दिन चुनाव की भी घोषणा कर दी जाती है। इस बार 2025 में जो चुनाव हो रहे हैं वो 3 चरणों में होंगे। कितने चरणों में होंगे, 3 चरणों में होंगे। छत्तीसगढ़ में 2025 में 17 फरवरी 2025 को, 20 फरवरी 2025 को, 23 फरवरी, यानी 17, 20 और 23 फरवरी को क्या होंगे, निर्वाचन हो रहे हैं, अभी वर्तमान में हो रहे हैं। और 17 फरवरी को जो निर्वाचन होगा वो 53 ब्लॉक में, 20 फरवरी को जो होगा वो 43 ब्लॉक में और जो 23 फरवरी को जो चुनाव होगा वो 50 ब्लॉक में होगा। और कुल ब्लॉकों की संख्या कितनी, 146। इस तरीके से छत्तीसगढ़ में चुनाव जो होंगे 3 स्तर में, यानी 53 ब्लॉकों में 17 फरवरी को, 43 यानी 43 ब्लॉकों में 20 फरवरी को और 50 ब्लॉक में 23 फरवरी को क्या होंगे, निर्वाचन होंगे। इस बार जो चुनाव हो रहे हैं 2025 में वो पंच के लिए लगभग 1,60,180 पंचों का चुनाव हो रहा है।
सरपंच का चुनाव 11,672। याद रखिएगा वर्तमान में पंचायतों की संख्या भी इतनी है 11,672। तो 11,672 पंचायतों में क्या होगा, निर्वाचन होगा। जनपद के 2,973 सदस्यों के लिए सीटों के लिए निर्वाचन होगा और जिला के लिए 433 सीटों पर क्या होगा, निर्वाचन होंगे। ये इनको ध्यान रखना है। तो पंच के लिए 1,60,000 आपका 180, जबकि सरपंच के लिए 11,672, जनपद के लिए 2,973 और जिला के लिए जो चुनाव, इतने पदों का चुनाव क्या किया जाएगा, लड़ा जा रहा है। फिर ये चुनाव हो गए। चुनाव हो जाने के बाद जो मतगणना होती है, पंचायत चुनाव में जो मतगणना होगी वो तत्काल जहां पर चुनाव हो रहा है, मतलब पोलिंग बूथ में ही उसका क्या हो जाता है, काउंटिंग हो जाती है। वहीं पर जो चुनाव के अधिकारी होते हैं वो पोलिंग बूथ में उसका काउंट करके वो पोलिंग बूथ में ही काउंट कर देते हैं। इसके बाद निर्वाचन के बाद निर्वाचन का प्रकाशन होता है। प्रकाशन का मतलब होता है कि उनको प्रकाशित करके उनको एक प्रमाण पत्र दे दिया जाए। तो निर्वाचन का जो प्रकाशन होगा वो अलग अलग अधिकारी अलग अलग करते हैं। जैसे ग्राम यानी पंच सरपंच का जो प्रकाशन होगा वो रिटर्निंग ऑफिसर करवाता है। रिटर्निंग ऑफिसर मतलब या तो एसडीएम हो सकता है यानी डिप्टी कलेक्टर रैंक का कोई अधिकारी, या तो तहसीलदार। जनपद पंचायत के जो चुनाव के लिए रिटर्निंग जो प्रकाशन करवाया जाता है वो संयुक्त संचालक या तो करवाएगा या तो उप संचालक, जो पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग का उप संचालक है वो इसका प्रकाशन करवाता है। जबकि जिला के लिए जिला कलेक्टर यानी जो जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं वो उनका प्रकाशन करवाते हैं। और निर्वाचन का जब प्रकाशन हो जाएगा, यानी इनका भी पूछता है कई बार, तो निर्वाचन का जब प्रकाशन हो जाएगा तब निर्वाचन के प्रकाशन के पश्चात प्रथम बैठक आयोजित की जाएगी। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने प्रथम बैठक के बारे में बताया भी है आपको कि प्रथम बैठक का जो आवेदन किया जाएगा वो ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक कौन करता है, वो उसका सचिव करता है। जनपद पंचायत का जनपद सीओ करता है और जिला पंचायत का जिला पंचायत सीओ करता है। इसकी प्रथम बैठक आयोजित जाती, जिस दिन प्रथम बैठक आयोजित की जाती है उसी दिन शपथ दिलाया जाता है, यानी सरपंच को, पंच को, जनपद सदस्यों को अलग अलग जहां जहां पर भी इनकी प्रथम बैठक होगी वो उनको क्या दिलाया जाता है, शपथ दिलाया जाता है। शपथ के पश्चात जिस दिन शपथ होता है उसी दिन जो सदस्य होते हैं यानी ग्राम पंचायत के सदस्य यानी पंच, जिला पंचायत के सदस्य यानी जिला सदस्य और जनपद पंचायत के सदस्य यानी जनपद सदस्य, ये सारे सदस्य मिलकर उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। उपाध्यक्ष कहने का मतलब है ग्राम पंचायत में उप सरपंच का चुनाव, जनपद पंचायत में उपाध्यक्ष का चुनाव और जिला पंचायत में आपका जिला पंचायत उपाध्यक्ष का चुनाव होता है। ये शपथ जिस दिन समारोह होगा उसी दिन उपाध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा। और जब उपाध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा इसके बाद कार्यभार की क्या हो जाएगी, प्राप्ति हो जाएगी। कार्यभार क्या कर लिया जाएगा, ग्रहण कर लिया जाएगा। ये कंप्लीट चुनाव की प्रक्रिया है। ठीक है, तो क्या ध्यान रखना है, नामांकन के 8 दिन के भीतर क्या लेना होगा, वो अपना नामांकन फॉर्म भरना होगा। नामांकन का प्रारूप कौन निर्माण करता है, चुनाव निर्वाचन आयोग, और ये परिशिष्ट 4 में उपलब्ध है। इसके बाद इनको क्या देना पड़ता है, आपका पैसा भी देना पड़ता है। पंच को 50 रुपए, सरपंच को 1,000 रुपए और जनपद पंचायत को 1,000 रुपए और जिला पंचायत को 4,000 रुपए। एसटी और ओबीसी को क्या है, छूट है। फिर निर्धारित समय में नाम वापस लिया जा सकता है। नाम वापस नहीं लिया गया तो चुनाव चिन्ह का आवंटन करेगा। फिर मत पत्रों का कलर निर्धारित किया जाएगा। फिर चुनाव की मतदान किया जाएगा, निर्धारित चिन्हों में तिथि में मतदान होगा। मतदान के बाद फिर क्या होगा, उसका जो है पोलिंग बूथ में मतगणना हो जाएगी। मतगणना के बाद निर्वाचन का प्रकाशन हो जाएगा। प्रकाशन के बाद फिर जो है क्या हो जाएगा, प्रथम बैठक हो जाएगी। फिर शपथ हो जाएगा। शपथ के बाद उपाध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा और फिर कार्यभार ग्रहण कर लिया जाएगा। अगर आप निर्वाचन संबंधी और भी मामले में जानना चाहते हैं तो निर्वाचन के संदर्भ में एक वीडियो और बनाने वाला हूं, उस वीडियो में कंटिन्यू रहिएगा और निर्वाचन के संदर्भ में और भी जानकारी आपको जानने को मिलेगी जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।